महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अच्छी बात अपने अभिभाषण में कही, वो थी राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन राष्ट्र बनता किन चीज़ों से? राष्ट्र न सिर्फ इमारतों से बनता है, न सिर्फ पुलों से बनता है, न सिर्फ बजट के आंकड़ों से बनता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है। राष्ट्र बनता है उसके देशवासियों से, इंसानों से और उनके दिलों में पनपते देशभक्ति के जज्बे से। और इन देशवासियों की परिस्थिति क्या है? हर देशवासी चाहता है अध्यक्ष महोदय कि वो एक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है। नेशनल वाइल्ड लाइफ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 से 500 लेपर्ड्स का अधिवास है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट नहीं होती, इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी पर लेपर्ड का हमला होता है। आज तक 18,000 मवेशियों का नुकसान हुआ है। 20 से 25 लोगों ने पिछले साल में अपनी जान गंवाई है। और अभी जुन्नर फॉरेस्ट विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जो इकलौता सोल्यूशन है वो लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल का सोल्यूशन है। और इसके लिए मैं नियमित तरीके से मंत्रालय से भी गुजारिश कर रहा हूं और मेरी ये गुजारिश है कि मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारित करे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबों के लिए मकान की बात की, जो निश्चित ही सराहनीय है। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं, वो रहते तो पक्के घरों में हैं, लेकिन उनके घर अनऑथोराइज करार दिए जा रहे हैं। और वजह है दिघी एम्यूनिशन डेपो की वजह से लगा हुआ रेड जोन। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कानूनों में सुधार की बात की और समय के साथ हर किसी को बदलना चाहिए। लेकिन रेड जोन की अगर हम बात करें तो जो कानून फॉलो हो रहा है वो 1903 का अंग्रेजों के जमाने का इंडियन डिफेंस एक्ट फॉलो हो रहा है, जिसके तहत रेड जोन की मर्यादा 2000 यार्ड सुनिश्चित की गई है। लेकिन 1970 का जो स्टैक रेगुलेशन है, स्टोरेज टेक्निकल एक्सप्लोजिव कमिटी का जो रेगुलेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वो हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, जिसके अनुसार 200 से 500 मीटर ही रेड जोन की मर्यादा होनी चाहिए। तो जब हम कानूनों के सुधार की बात करते हैं तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जो कानून हमने अडॉप्ट किया है उस पर अमल किया जाए और 500 मीटर के आगे ये रेड जोन की मर्यादा से देशवासियों को राहत दी जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया। लेकिन वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने की वजह से, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और इस पाबंदी की वजह से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का, क्योंकि मिडिल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, ये पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोअर फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है। यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या 2 गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है। तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है? और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, ये सवाल बनता है। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण की बात की और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए, उसके लिए मैं
समूचे देश का अभिनंदन करता हूं और उसी के बारे में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, फिर भी खुश थे हम। 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद, इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा, लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलियुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।